हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी बच्चों का सरस्वती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एसपीएम की ऑनलाइन क्लास में कैसे हैं आप सब? लगातार क्लासें ले रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं 11th की बायोलॉजी का कौन सा पोर्शंस चैप्टर पूरा हो गया? 11th साइंस बायो में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, उसका तीसरा पार्ट हम आज करेंगे। यानी 20 के आसपास क्वेश्चन हमने कर लिए थे, लगभग 20 आज और करेंगे तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर के। वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो वीडियो नंबर 21 चैप्टर नंबर 4 का, और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा पार्ट क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस हमने लगभग 40 पहले हल किए थे, कुछ आज हम हल करेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं, प्रश्नों को हल जानने की कोशिश करते हैं। आप एक एक करके प्रश्न को देखिए, पढ़िए, पॉज कीजिए, फिर आप अपना उत्तर खुद लिखिए, खुद समझिए, फिर मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से मिलान कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, जबड़ों के आधार पर वर्टिब्रेटा के प्रकार। जबड़े कितने प्रकार के हैं या जबड़ों के आधार पर कितने प्रकार के वर्टिब्रेट हो सकते हैं, हमें इस पर चर्चा करनी है। याद है जबड़े के आधार पर वर्टिब्रेटा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देखिए कौन कौन से 2 भाग हैं। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं अनेथोस्टोमेटा, और दूसरा पार्ट है जिसे कहेंगे नेथोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा जो पार्ट है उसमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े नहीं होते, और इस पार्ट में जबड़े होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो था जबड़ों के आधार पर वर्टिब्रेटा के प्रकार, तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। जबड़े के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, कौन से? अनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा में जबड़े नहीं होते और नेथोस्टोमेटा में जबड़े होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, महावर्ग पीसीज के प्रकार एवं लक्षण। पीसीज जो महावर्ग है, सुपर क्लास पीसीज, उसके कितने भाग हैं, उसके प्रकार बताने, कुछ लक्षण भी बताने हैं। तो यदि आपको याद है तो पीसीज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला था कॉन्ट्रिक्थीज और दूसरा था ओस्टिकथीज। कॉन्ट्रिक्थीज और ओस्टिकथीज। कॉन्ट्रिक्थीज की क्या विशेषता थी? इनका जो कंकाल है वो उपास्थियों का बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि उपास्थिल कंकाल पाया जाएगा इसमें, और इसमें कंकाल अस्थियों का, यानी अस्थिल कंकाल। तो दूसरा सवाल क्या था कि महावर्ग पीसीज के प्रकार। तो पीसीज के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, कॉन्ट्रिक्थीज और ओस्टिकथीज। विशेषता क्या है? कॉन्ट्रिक्थीज की मुख्य विशेषता है कि इन जंतुओं का कंकाल या ऐसी मछलियों का कंकाल उपास्थियों का बना होता है, और ओस्टिकथीज में कंकाल अस्थियों का बना होता है। सवाल नंबर 3, भोजन एवं मांस के लिए उपयुक्त मछली का नाम। कौन सी मछली सबसे अच्छी रहती है? जो लोग मछली का मीट खाते हैं, भोजन के रूप में मछलियों को खाते हैं, तो कौन सी मछली है जो सबसे अच्छी रहती है? तो सबसे अच्छी तो कतला रहती है। मछली का नाम क्या है? कतला। एक रोहू, रोहू और कतला, और स्कोलिडोन 3 नंबर पर आती है, लेकिन ये 2 मछलियां महत्वपूर्ण हैं, रोहू और कतला। ये मछलियां सबसे इम्पोर्टेंट हैं खाने के लिए, मांस की दृष्टि से देखा जाए तो। अगला सवाल, हिप्पोकैम्पस तथा स्कोलिडोन के अन्य नाम। स्कोलिडोन का और हिप्पोकैम्पस का, इन दोनों का दूसरा नाम बताना है। तो आप लिखेंगे हिप्पोकैम्पस को तो दरियाई घोड़ा कहते हैं। हिप्पोकैम्पस को क्या कहेंगे? दरियाई घोड़ा कहेंगे, दरियाई घोड़ा। और स्कोलिडोन का नाम है डॉग फिश, यानी कुत्ता मछली।
दरियाई घोड़ा नाम किसका? हिप्पोकैम्पस का। और कुत्ता मछली नाम है डॉग फिश, किसका नाम है? स्कोलिडोन मछली का। तो हिप्पोकैम्पस और स्कोलिडोन के दूसरे नाम मिले। हिप्पोकैम्पस को दरियाई घोड़ा कहेंगे, स्कोलिडोन को कुत्ता मछली यानी डॉग फिश कहेंगे। 5वां सवाल, एम्फीबिया का मुख्य लक्षण और उदाहरण देना है। एम्फीबिया के लक्षण। एम्फीबिया उभयचर को कहते हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। तो श्वसन के लिए गिल्स, फेफड़े और त्वचा तीनों काम करती हैं। सबसे बड़ा कैरेक्टर, जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, ये भी बड़ा कैरेक्टर है। उदाहरण की बात करें तो मेंढक, सबसे अच्छा उदाहरण मेंढक है। सैलामेंडर है, ये इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। सवाल नंबर 6, शीत निष्क्रियता क्या है, समझाइए। देखो, शीत निष्क्रियता की बात करें तो सभी जंतुओं के शरीर का टेम्परेचर समान नहीं रहता। उनके शरीर का टेम्परेचर है वो जलवायु के साथ या वातावरण के साथ बदलता रहता है। जैसे हमारा टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं या कुछ और प्राणी हैं मेमेलिया को छोड़कर, वो शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, यानी उनका टेम्परेचर बदलता रहता है। वे ज़्यादा तापमान को और ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब अधिक ठंड होगी, अधिक शीत ऋतु होगी, तो ये निष्क्रिय होकर जमीन की गहराई में चले जाते हैं। इसी गुण को शीत निष्क्रियता कहते हैं। आई बात समझ में? यानी बहुत से जंतु क्या नहीं होते, शरद ऋतु या शीत के प्रति अनुकूलित नहीं होते। उस समय उसके शरीर की क्रिया अवधि थोड़ी कम हो जाती है। इस कंडीशन को शीत निष्क्रियता कहते हैं, यानी शरद ऋतु में कार्य क्षमता का कम हो जाना। अगला सवाल, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों के अध्ययन को बेटा कहते हैं हर्पेटोलॉजी। यहां लिख रहा हूं, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी रेप्टिलिया वर्ग के यानी डायनासोर के अध्ययन को भी हम यही कह सकते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें रेप्टिलिया का अध्ययन होगा उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। 8वां सवाल, रेप्टिलिया वर्ग के उदाहरण देने हैं। तो रेप्टिलिया वर्ग का सबसे बड़ा उदाहरण तो बेटा सर्प है, जो रेंग कर चलता है। दूसरा इसमें कछुआ, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लें, अजगर, मगरमच्छ, सर्प है, कछुआ है, अजगर है, मगरमच्छ है, घरेलू छिपकली है या काला नाग। घरेलू छिपकली भी इसी का एग्जाम्पल है, काला नाग भी इसी का एग्जाम्पल है, घड़ियाल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। घर वाली छिपकली वगैरह हो गए ना, 5-6 एग्जाम्पल। सवाल नंबर 9, ये जो टिक टिक करेगा इसका मतलब ऊपर रेप्टिलिया वर्ग, तो यहाँ पर भी रेप्टिलिया वर्ग नाम है, यहाँ पर भी रेप्टिलिया वर्ग। तो 9वां सवाल क्या कह रहा है, रेप्टिलिया वर्ग के किस प्राणी के पैर नहीं होते? एक्सेप्शंस हैं, केवल और केवल बेटा सर्प के पैर नहीं होते, बाकी सब के क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, 2 जोड़ी। तो रेप्टिलिया वर्ग का एक्सेप्शन क्या है? रेंग कर चलते हैं। सांप ही एकमात्र प्राणी है जिसके पैर नहीं होते, बाकी रेप्टिलिया वर्ग के सभी प्राणियों के पैर होते हैं चलने के लिए, गमन करने के लिए। 10वां सवाल, ऑर्निथोलॉजी क्या है? ऑर्निथोलॉजी को बेटा बोलते हैं पक्षी विज्ञान। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाए या पक्षियों की जीवन शैली का अध्ययन किया जाए, चाहे वो पक्षियों के जनन की हो, संख्या की, जीवन शैली, किसी भी प्रकार से। स्टडी ऑफ बर्ड ही क्या है? ऑर्निथोलॉजी है। पक्षी विज्ञान को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ, एवीज कह दो, आप बर्ड शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली एक अच्छे पक्षी विज्ञानी थे। सवाल नंबर 11, एवीज में पंख क्या हैं? पंख बेटा अग्रपाद के रूपांतरण हैं। अग्रपाद के रूपांतरण
पंख को अग्रपाद के क्या है रूपांतरण, आगे वाले पैर ही पंख हैं। तो आगे वाले पैर इस प्रकार से बदल जाते हैं कि वो पंख बन जाते हैं, तो ये एक बड़ा लक्षण है। तो एवीज में पंख उनके अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं बेटे। सवाल नंबर 12, एवीज की हड्डियां खोखली क्यों होती हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इनकी हड्डियां खोखली क्यों होती हैं। सिंपल सी बात है, हड्डियों में हवा भरी रहती है क्योंकि उड़ने में सहायता मिलती है। सबसे बड़ा कारण इसका यही है। इसकी अस्थियां या यूँ कहते हैं इनकी हड्डियां खोखली होती हैं इससे कि उड़ने में सहायता मिलती है। उड़ने में सहायक होते हैं, इसलिए इसकी अस्थियां क्या होती है खोखली। और अस्थियों में क्या भरी रहती है? वायु भरी रहती है। वायु भरी होती है, इसके कारण खोखली होती हैं, और खोखली होने के कारण और हल्की होने के कारण उड़ने में सहायता मिलती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, पैतृक रक्षण से क्या अभिप्राय है? पेरेंटल रक्षण का मतलब हम सिक्योरिटी से भी कह सकते हैं, पेरेंटल केयर से भी कह सकते हैं। पैतृक रक्षण का मतलब क्या है? पेरेंटल केयर, पितृक रक्षण। यदि किसी जंतु, किसी जानवर के सहयोगी जानवर या उससे संबंधित या उसके जाति के ही जानवर को यदि कोई दूसरी जाति नुकसान पहुंचाती है तो ये जंतु उस जंतु को बचा लेते हैं। यही पितृक रक्षण है। जैसे कि हमारे अंदर होता है, हम अपने घर के सदस्यों को किसी से पीटने नहीं देते। यदि कोई पीटता है तो हम उसकी रक्षा करते हैं, अपने समाज की रक्षा करते हैं, अपने घर के मेंबर की रक्षा करते हैं। यही पैतृक रक्षण है। अंडे का कवच किसका बना होता है? सभी प्रकार के जो एग्स होते हैं वो सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अंडे के बाहर का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये सवाल जहन में रहना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल नंबर 15, एवीज का आर्थिक महत्व। काफ़ी बड़ा सवाल है। एवीज का आर्थिक महत्व, पहला भोजन में इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। किसका महत्व हम पढ़ रहे हैं? एवीज का बेटा पहले तो क्या है महत्व है कि भोजन में, जैसे कि मुर्गी कह सकते हो, इसके दोनों चीज़ें अंडे व मांस खाने के काम में आते हैं। तो मुर्गी बहुत बड़ा स्रोत हो गया प्रोटीन विटामिन की दृष्टि से, इसके अंडे काम में आते हैं। खाद भी, और उड़ने वाले परागण में सहायक होते हैं। खेतों में फसल अच्छी हो, परागण की क्रिया, दो सबसे महत्वपूर्ण काम इनके यही हैं। मनोरंजन वाला तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट काम दो यही माना जाएगा इसका। बाकी तो जब थ्योरी का पढ़ा था, एवीज वाला वीडियो आप देखना, उसमें अपने डिटेल से पढ़ा था। सजावट के भी काम आते हैं, खेतों में उर्वरक के भी काम आते हैं, औषधि भी बनती है, अपमार्जक का कार्य भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। लोग तोते को पाल लेते हैं, मोर को पाल लेते हैं, तो मनोरंजन का भी साधन है। पुराने ज़माने में संदेशवाहक भी थे, जैसे कबूतर है वो चिट्ठियाँ लेकर जाया करता था। तो बड़ा टॉपिक है वैसे, तो वहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ना है और पढ़ाया हुआ भी है। बड़ा प्रश्न आ गया। तो एवीज का आर्थिक महत्व। मेमेलिया वर्ग का मुख्य लक्षण, सवाल नंबर 16, मेमेलिया वर्ग का जो मुख्य लक्षण है ना, वो है स्तन ग्रंथियों का होना। स्तन ग्रंथि की उपस्थिति। स्तन ग्रंथि होती हैं जिससे अपने संतान को दूध पिलाने का गुण रखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी, मेमेलिया वर्ग की। विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अगला देखो, 17वां सवाल, द्विबारदंती क्या है? ये कैरेक्टर केवल मेमेलिया का ही है, ये बात आपको याद रखनी है। ये कैरेक्टर सब में नहीं होता, केवल मेमेलिया वर्ग के प्राणियों में ही होता है। द्वि यानी दो, बार यानी टाइम, दंत यानी दांत। जिंदगी में 2 बार दांत का आना ही द्विबार दंती कंडीशन है। ये केवल मेमेलिया में होता है। एक बार दूध के दांत आते हैं जो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, दोबारा आते हैं दांत।
तो जीवन में 2 बार दांत आना द्विबार दंती, और दांत हमेशा धंसे होते हैं अंदर की ओर, इसलिए उन्हें गर्त दंती भी कहा जाएगा, याद रखना। सवाल नंबर 18, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ का क्या है? ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। ये सवाल ऐसे नहीं था, ये था मुख्य उत्सर्जी पदार्थ बताना मेमेलिया का। तो मेमेलिया वर्ग का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है ये बताना था। जैसे यूरिया पूछा है इसमें ना, कि जब मूत्र करेंगे या उत्सर्जन का क्रिया करेंगे तो कौन सा जो पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलेगा? यूरिया। बताइए क्या हो गई? यूरियोटोलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं, क्योंकि किसको छोड़ते हैं? यूरिया को छोड़ते हैं। फॉर्मूला बताया था मैंने यूरिया का, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, 2 एमीन ग्रुप है कीटोन समूह के साथ जुड़े हुए। ये फॉर्मूला है यूरिया का। तो हम या मेमेलिया वर्ग के प्राणी उत्सर्जन के तौर पर क्या छोड़ते हैं? कौन सा पदार्थ छोड़ते हैं? यूरिया को। 19वां सवाल, अंडे देने वाले स्तनी का नाम। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सारे के सारे तो अंडे नहीं देते, लेकिन कुछ अंडे देते हैं, जैसे कि इकिडना। यूँ मानो कि मेमेलिया वर्ग के सभी प्राणी अंडे नहीं देते, वो संतान उत्पन्न करते हैं, शिशु उत्पन्न करते हैं, लेकिन इकिडना अंडे देता है। इसे चिंटीखोर भी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। ये इकिडना कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, इन 2 देशों में ज़्यादा पाया जाता है। इसे चिंटीखोर भी कहते हैं, क्योंकि ये चींटियों को खाता है। इकिडना तो एकमात्र ऐसा मेमेलिया वर्ग का प्राणी है जो अंडे देता है। इसे किस में शामिल किया गया था? प्रोटोथीरिया में। तो मेमेलिया के 2 भाग थे ना, प्रोटोथीरिया और थीरिया। ये प्रोटोथीरिया और थीरिया में सारे क्या है? बच्चे उत्पन्न करेंगे 2 प्रकार के, एक मेटाथीरिया और दूसरा था उसके अंदर यूथीरिया। मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और यूथीरिया में परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। तो कंगारू उसमें मेटाथीरिया का प्राणी था। सवाल नंबर 20, जरायुज तथा अंडज में क्या अंतर है? जरायुज तथा अंडज में क्या अंतर है? जरायुज तो बेटा संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीव जो सीधे ही संतान उत्पन्न करते हैं अपने गर्भ से, उन्हें जरायुज कहते हैं। और अंडज क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और अंडे से जीव निकलता है, उन्हें अंडज कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगला सवाल 21वां, कंगारू और चमगादड़ के विशेष लक्षण। बहुत अच्छा सवाल है। कंगारू के क्या लक्षण हैं? ये एनिमल कहाँ का है? ये राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। इसलिए जब आप क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट का मैच देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कंगारू के नाम से जाना जाता है। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवीज कहा जाता है, क्योंकि वो उनका कीवी पक्षी है ना, कीवी, तो उसके निशान से लिया गया है। तो कंगारू उनको उनके राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाता है। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक पशु है। अच्छा, कंगारू की विशेष लक्षण क्या है? ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है और इसके अपरिपक्व बच्चा, इसकी थैली होती है शरीर में मार्सुपियम नाम की, उस थैली के अंदर उसको लटका के घूमता रहता है कई दिनों तक, जब तक कि वो परिपक्व न हो जाए। तो कंगारू अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है और उसे तब तक थैली में रखता है जब तक कि वो परिपक्व न हो जाए। चमगादड़ की क्या विशेषता है? चमगादड़ को रात्रि में दिखाई देता है और ये उड़ता है। याद रखना, एक उड़ने वाले मेमेलिया का नाम तो चमगादड़। उड़ता है लेकिन मेमेलिया वर्ग का प्राणी है, संतान को दूध पिलाता है। रात को देखा होगा चमचेड़ कहते हैं ना, वही चमगादड़ है। ये इसकी विशेषता होगी मेन। अगला सवाल 22वां, मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका जूलॉजिकल नाम है पेवोक्रिस्टेटस।
मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेवोक्रिस्टेटस। इस प्रकार से ये हमारे 22 सवाल हमने किए हैं। एक बार सारे सवालों को आप दोबारा देखिए। ये सवाल आप दोबारा देखिए 1 से 7 तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए बाद में इनके। तो ये रहे सारे के सारे सवाल। और अब ये कुछ चीज़ें इस पन्ने में लिखी थी, वो भी देखो क्या क्या लिखा था। जबड़ों के आधार पर वर्टिब्रेटा के प्रकार थे, पीसीज के प्रकार थे, और ये कुछ कॉमन चीज़ें। ठीक है, तो बेटे अच्छे से आप स्टडी करते रहो। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 था, वैसे वीडियो नंबर 21। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय बेटे।